गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो उस जगह पे आज हम लोग क्लासेस करेंगे और लिनक्स के जैसे कि सीरीज में हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। सो आज के क्लासेस में हम लोग लिनक्स में पढ़ेंगे आपका डायरेक्टरी सर्विस, लाइक कितने तरह का डायरेक्टरीज होता है एंड किस डायरेक्टरीज का क्या काम होता है जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होते हैं कुछ लिनक्स के। सो उसको हम लोग आज थोड़ा सा डीपली में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले तो मैं बता देता हूँ लाइक ये डायरेक्टरीज जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सो वो डायरेक्टरीज एक्चुअली में है क्या लिनक्स में। सो उसको मैं सिंपली कंपेयर करता हूँ तुम्हारा विंडोज मशीन से। जैसे कि ये हम लोग का विंडोज मशीन है। ओके, सो विंडोज मशीन के अगर हम लोग अंदर फाइल सिस्टम वगैरह में जाएंगे, सो माई कंप्यूटर के अंदर जिस नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर जो फाइल होता है, जैसे कि ये सारा फाइल देख रहे हो। ओके, ये जो कुछ फाइल है, जैसे कि ये सारा फाइल जो सिलेक्टेड है, सो ये सब फाइल्स क्या है सर? ये सारा फाइल्स तुम्हारा विंडोज का प्रोग्रामिंग फाइल है। लाइक कि अगर मेरा विंडोज अगर सी ड्राइव पे इंस्टॉल है, सो उस जगह पे मेरा इंटायर थिंग लाइक प्रोग्रामिंग फोल्डर्स एंड जितना भी सारा फाइल्स वगैरह है, जितना भी प्रोग्रामिंग फाइल्स है विंडोज के, बूटिंग फाइल्स रिलेटेड, यूजर अकाउंट, उसके डेस्कटॉप रिलेटेड इश्यूज फाइल्स एंड सब कुछ इसी पे ही मिलेगा तुम्हारा सी ड्राइव के अंदर पे। ठीक है, सो उस तरह से हम लोग अगर लिनक्स को कंपेयर करें तो लिनक्स का भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सो लिनक्स में भी कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे डाउनलोड्स तो आया हुआ है, नॉर्मली डाउनलोड्स यहाँ पे रहता नहीं है, ये तुम्हारा यहाँ जनरेट किया हुआ है डाउनलोड्स फोल्डर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा इनलेट, परफॉर्म लॉग्स, प्रोग्रामिंग फाइल्स, ये सब टाइप का फोल्डर्स एंड तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग होता है जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विंडोज का। सो उस तरह से कुछ लाइनक्स में भी होता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग आरईसीएल में लॉगिन किए हुए हैं, आरईसीएल 8 पे। सो इस जगह पे अगर इस मशीन का अगर तुम लोगों को दिखाऊं, लाइक तुम्हारा डायरेक्टरी सर्विस, अगर इसका सी ड्राइव दिखाऊं तो सिंपली यहाँ पे फाइल्स पे जाना। ठीक है, फाइल्स पे जाने के बाद में बाय डिफॉल्ट देखो एक यूजर अकाउंट जो भी यहाँ से लॉगिन है मेरा रूट। सो उस जगह पे रूट का क्या होता है? डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, डाउनलोड्स होता है। नॉट ओनली रूट, कोई भी यूजर अकाउंट का क्या होता है? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, उसके होम डायरेक्टरी के अंदर पे रहता है। देखो ये है ना होम डायरेक्टरी। सो होम डायरेक्टरी के अंदर में उसका पर्सनल कुछ फोल्डर्स रहते हैं जिसके वो अंदर पे वो जो भी स्टोर करेगा तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो चीज़। ओके, और अगर इस कंप्यूटर का लाइक लिनक्स का अगर तुमको सी ड्राइव देखना है तो तुमको अदर लोकेशन पे जाना है। ठीक है, अदर लोकेशन में जाके अगर ये कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे जाओगे, सो इसके अंदर देखो ये जो कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग फोल्डर्स है। जैसे कि बिन फोल्डर, बूट फोल्डर, डेव ईटीसी, होम, लाइब्रेरी, लिब 64 मतलब लाइब्रेरी फाइल, मीडिया फाइल। सो इस तरह से बहुत सारा कुछ फोल्डर्स है जिसका कुछ एडवांस मीनिंग है। ठीक है, सो उसी मीनिंग्स को हम लोग थोड़े से आज पढ़ेंगे कि क्या मीनिंग है वो सारा फोल्डर्स का। ठीक है, सो चलो इसको तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, एंड यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी तुम लोगों को दिखा सकता हूँ कुछ। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करूँ, ये चीज़ जो हम लोग ग्राफिकली देखें, अगर हम लोग को ये सेम चीज़ अगर हम लोग को जैसा देखना हुआ तुम्हारा, रुक जाओ इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा तो सही से दिखे। ओके, सो इस जगह पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ अपने फोल्डर्स देखने हुए कि मेरा रूट के अंदर पे क्या क्या फोल्डर्स है नहीं है एंड क्या डायरेक्टरीज वगैरह है, सो उस जगह पे मैं सिंपली एलएस करता हूँ। सो एलएस करने से यहाँ पे क्या दिख रहा है? डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, सेटअप, मतलब कि इनिशियल सेटअप केस डॉट सी एफ जी, मतलब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। ओके, सो इस जगह पे ये सारा सब कुछ है। उसके बाद पिक्चर, टेम्पलेट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, ये एक यूजर का स्पेसिफिक, जैसे कि होम डायरेक्टरी के ये तुमको कंटेंट जो दिखा रहा है ये किसके अंदर दिखा रहा है? एलएस तुम्हारा ये रूट का तुम्हारा होम डायरेक्टरी, जैसे कि तुम्हारा डेस्कटॉप डाउनलोड जो है वो इसके होम डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट दिखा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ से सीडी अगर रूट पे चले जाता हूँ, ओके, सो ये क्या हुआ, इसका डायरेक्टरी चेंज हो गया। ओके, ये अपना होम डायरेक्टरी से ये कहाँ आ गया? रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया। ठीक है, सो रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं अगर जाके एलएस करूंगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग मिलेगा, क्योंकि लिए ये एक जो रूट यूजर था, रूट यूजर का अंदर का ये स्टफ जो होम डायरेक्टरी के अंदर पे जो भी था सारा, ये सारा स्टफ था। ओके, एंड ये जैसे कि हम लोग बोले तो ये सी ड्राइव के अंदर यूजर जो है, रूट यूजर वाले फोल्डर के अंदर जो रूट है, रूट के अंदर जो सारा कंटेंट है वो ये सारा है। ठीक है, बट सी ड्राइव के अंदर जब हम लोग को यूजर वाला फोल्डर मिलता है, यूजर वाला फोल्डर के साथ साथ जो ये सब तुम्हारा कुछ फोल्डर्स होते हैं।
सो ये तुम्हारा पेरेंट है, इसके अंदर ये तुमको पहले एक सी ड्राइव के अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि अभी मैं ग्राफिकली तुम लोगों को दिखाया सिस्टम में। उसके बाद में जब यूजर रिलेटेड, जब तुम किसी के अंदर पे जाओगे तो उस जगह पे तुमको टाइप्स ऑफ यूजर एंड उसका सारा डिटेल्स तुमको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसका होम डायरेक्टरी, जैसे कि जैसा भी जिस किसी, अगर मान लो तुम रूट से लॉगिन किए हो, अगर रूट से लॉगिन करने तुम होम डायरेक्टरी के अंदर जाओगे तो ये होम डायरेक्टरी के अंदर तुमको ये सब मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा, ठीक है, डाउनलोड्स मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा। सो जिस भी यूजर से तुम लॉगिन होगे उस यूजर्स का सबका सेपरेट सेपरेट होम डायरेक्टरीज होता है, अलग अलग। ठीक है, सो ये होम डायरेक्टरी के अंदर ये सारा कंटेंट दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि ये पेरेंट है इसके अंदर कोई ये सारा फोल्डर है, ऐसा नहीं है। पहले सी ड्राइव के अंदर, जैसे कि हम लोग विंडोज की बात करें, तो सी ड्राइव के अंदर में पहले तुमको ये सारा फोल्डर्स मिलता है, विंडोज का कुछ प्रोग्रामिंग फाइल, जिसमें हम लोग लिनक्स से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो लिनक्स के अंदर ये सारा फोल्डर होगा, और ये होम डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ यूजर का अलग अलग होम डायरेक्टरी होगा। और सो अगर तुम, अगर डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप बोल रहा हूँ सॉरी, रूट से अगर तुम लॉग इन किए हो तो रूट का होम डायरेक्टरी जो होगा वो ये होगा। ठीक है, जो जो तुम रखे। एंड अगर तुम कोई और स्टैंडर्ड यूजर से डाउनलोड करते हो या कुछ भी करते हो तो उस जगह पे कुछ फाइल रखते हो तो उस जगह पे उसका जो तुम डेस्कटॉप या फिर उसके होम डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट रखोगे वो कंटेंट मिलेगा तुम। ठीक है, सो सिंपली ये था बेसिक। ओके, एंड अब यहाँ पे हम लोग इतना तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, एंड ये सारे स्टफ को लेकर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एंड इसको अच्छे से समझेंगे कि हर एक फोल्डर का ये जो कलर वाइज है, ये कलर का क्या मीनिंग है। देखो जैसे कि स्काई ब्लू है, कुछ कुछ डीप ब्लूज है, ठीक है, कुछ ग्रीन्स है, तो उस जगह में उसका सर काम क्या है और कलर का मीनिंग क्या है। एंड कलर के मीनिंग के साथ साथ तुम्हारा ये सब का पर्टिकुलर ये जो फोल्डर्स है ये सब का मीनिंग क्या है। तो चलो ये सभी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इमेज का हेल्प लेंगे, जो इमेज ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ओपन करके रखे हैं। सो वेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ, मार्कर, और इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, शुड लुक नाइस। अच्छा, यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स मीनिंग इन लाइनेक्स ओएस। ठीक है, अलग अलग लाइनेक्स ओएस का मीनिंग यहाँ पे क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा एक डार्क ब्लू है। ठीक है, सो ये डार्क ब्लू का मीनिंग तुम्हारा देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल डायरेक्टरीज फोल्डर्स ऑफ लिनक्स। डायरेक्टरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे फोल्डर्स भी ब्रैकेट में लिखा है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तुम्हारा डायरेक्टरीज में कंफ्यूज मत होना। अगर कोई कंटेंट लाइक अगर डार्क ब्लू का है तो वो तुम्हारा फाइल्स नहीं हो सकता, वो तुम्हारा क्या होगा, फोल्डर होगा। और फोल्डर तुम्हारा वो अगर डार्क ब्लू कलर का है तो वो तुम्हारा एक नॉर्मल सा डायरेक्टरी है, नॉर्मल सा फोल्डर है, जो लाइनक्स ओएस में एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब है। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्काई ब्लू का कलर, मैंने जब स्काई ब्लू दिया है ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, सो इस वजह से हो सकता है तुम लोगों को सही से विजिबल नहीं हो रहा हो। ठीक है, सो उस जगह पे ये स्काई ब्लू जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, लिंक डायरेक्टरी ऑफ फाइल। अगर कोई फोल्डर तुम्हारा, सो यहाँ पे जैसा दिख रहा है तुम लोग को,
स्काई ब्लू कलर का अगर कोई भी फाइल्स वगैरह होता है या कोई भी फोल्डर होता है वो किसी से लिंक है। सो लिंक का क्या मतलब होता है सर? लिंक का मतलब जैसे कि हम लोग होते हैं ना, लाइक जैसे कि डेस्कटॉप का कोई फोल्डर अपने कंप्यूटर पे है, सो उसका शॉर्टकट अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर में, या उसको डेस्कटॉप का शॉर्टकट में डी ड्राइव में क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे विंडोज में हम लोग करते थे, तो शॉर्टकट को भी हम लोग लिंक बोल सकते हैं। लिंक, ठीक है, लिंक तुम इसको समझ लेना। लिंक तुम्हारा शॉर्टकट अगर किसी फोल्डर या फाइल का अगर देना चाहते हैं तो उसको लिंक भी बोल सकते हैं। और अगर किसी फोल्डर के या फाइल अगर लिंक हो जैसे कि कोई अलग दूसरे फोल्डर के साथ में, ठीक है, जिसको मैपिंग भी बोलते हैं, तो वो चीज को भी हम लोग यहाँ पे लिंक पे यूज कर सकते हैं। तो लिंक का दो मीनिंग है, एक तो कोई सर्विस से वो लिंक होगा, और एल्स तुम्हारा इसका शॉर्टकट भी हो सकता है। शॉर्टकट का मतलब ही वही होता है, लाइक अगर शॉर्टकट पे हम लोग क्लिक करते हैं किसी भी चीज का, सो वो होता क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज ओपन हो जाता है। सो उसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट जो है वो जैसे कि वो किसी से लाइक लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से लिंक किया हुआ कोई भी फाइल या फोल्डर होगा तो वो स्काई ब्लू कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे रेड, ये रेड का क्या मीनिंग है सर? कॉम्प्रेस आर्काइव डायरेक्टरी और फाइल्स। सो हम लोग कल के क्लास में ऑलरेडी आर्काइविंग कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है वो हम लोग किए थे। अगर उस वीडियो को अच्छे से देखोगे, जो आर्काइविंग हुआ हुआ फाइल जो था वहाँ पे etc बैकअप tar.exfs जो भी था, सो उस जगह पे देखना उसका कलर रेड था, ठीक है। सो आर्काइविंग फाइल, अगर वो कोई फाइल है या कोई तुम फोल्डर को पूरा पकड़ के आर्काइव कर दिए, डायरेक्टरी और फाइल इसे मैंने दोनों ही नाम दिया, डायरेक्टरी और फाइल, तो उस जगह पे वो क्या रहेगा तुम्हारा, रेड कलर का रहेगा। सो उसके बाद में देखो ग्रीन, ये जो ऑप्शन दे रहा है ग्रीन, ग्रीन कलर का अगर फाइल हुआ जैसे कि यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल विच हैज फुल परमिशन इन इट। अगर कोई टाइप का फोल्डर या कोई फाइल है जिसके पास में फुल परमिशन है, जैसे कि मान लेना तुम लोग कोई भी फाइल फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हो तो देखना वो बेसिकली ग्रीन कलर का दिखाता है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारा फुल परमिशन रहता है। बेसिकली फाइल में तुम्हारा ग्रीन कलर का जनरेट होता है, और अगर तुम फोल्डर बनाते हो अगर वो ब्लू कलर का दिखा रहा है, तो अगर तो उसके उस फोल्डर के ऊपर बाय डिफॉल्ट परमिशन तुम्हारा जीरो होता है, लाइक कोई रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होता, इसलिए वो तुम्हारा देखना ब्लू कलर में तुम्हारा जनरेट होगा। सो उस जगह पे अगर तुम चाहते हो कि अगर मेरा फोल्डर ब्लू से तुम्हारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए जिसके अंदर फुल परमिशन हो, सो परमिशन रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे आगे यूजर अकाउंट वाले चैप्टर्स में, एंड फाइल परमिशन में भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा चीज, ठीक है। सो ग्रीन याद रखना, चाहे फोल्डर हो फाइल हो, अगर वो उसके ऊपर में पूरा राइट्स है और उसके ऊपर पूरा परमिशन है असाइन किया हुआ, तो वो क्या होगा तुम्हारा ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है। सो इस जगह पे यहाँ पे ये सब हुआ टाइप्स ऑफ कलर मीनिंग, तो मैंने समझा दिया तुम लोगों को। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी, ये दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स, ठीक है। तो इस जगह पे पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब यही हुआ, पेरेंट क्यों बोल रहे हैं सर हम लोग? अच्छा, किसी भी यूजर का अगर हम लोग होम डायरेक्टरी का अगर बात करें, तो वो होम डायरेक्टरी से पहले हम लोग तो पेरेंट डायरेक्टरी ही आता है ना। यहाँ पे हम लोग देखे, देखो, वेट, इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये लॉग ऑफ हो गया, नॉट एन इशू। देखो मैंने क्या बोला था, ये सारा पेरेंट मतलब सी ड्राइव के अंदर में सबसे पहले ये सारा फोल्डर मिलेगा, ये फोल्डर के बाद में तुम्हारा होम डायरेक्टरी एक होगा। सो उस डायरेक्टरी के अंदर हर एक यूजर का अलग अलग सेपरेट वाइज में उन लोग का कंटेंट रहेगा, डेस्कटॉप डाउनलोड जो भी। सो ये सब का पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो गया, होम, और होम का पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो गया, सी ड्राइव। तो एक्चुअली ईच एंड एवरी यूजर का एक पेरेंट डायरेक्टरी होता है, जैसे कि होम हो गया और उसके साथ में ये सारा टाइप ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी है। लाइक मान लो अगर रूट यूजर या कोई भी डिफरेंट टाइप का यूजर अगर कुछ प्रोग्रामिंग चलाना चाहे या कोई प्रोसेस चलाना चाहे, तो वो प्रोसेस तुम्हारा यहाँ से ये फोल्डर के थ्रू से चलेगा। सो क्या हुआ, उसका वर्किंग प्रोसेस वगैरह सब ऑलवेज उसकी जो अपर लेवल में डायरेक्टरी है जिसको हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी बोल रहे हैं, ये सारा फोल्डर्स के थ्रू से रन कर रहा है। मीडिया, ओपीटी, ये सब हम लोग सब अभी पढ़ने वाले हैं। सो पेरेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिए ये से अपर लेवल में है, ठीक है। सो उस जगह पे मैं तुम लोगों को एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का भी इमेज दे दूंगा, जिसके हेल्प से तुम लोगों को बहुत इजी, लाइक इजी फील होगा। सो उस जगह पे किसके अंदर कौन क्या है तो वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो वो भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, वेट, तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। देखो ये जो रूट का सिंबल है, तुम इसको रूट, ये जैसे कि ये तरह रूट पार्टीशन है। सो रूट पार्टीशन के अंदर देखना ये बिन, ईटीसी, होम, ओपीटी, ये जो इतने सारा फोल्डर्स है, तो अभी जो मैंने दिखा रहा था वही सारा फोल्डर्स है। और होम डायरेक्टरी के अंदर देखो तुम्हारा क्या दिखा रहा है, होम डायरेक्टरी के अंदर तुम्हारा यूजर अकाउंट होता है पहले, जैसे कि तुम्हारा जैसन
एंड पैट यहाँ पे दिया, ये तो ये यूजर अकाउंट है, ठीक है। ये यूजर के अकाउंट के अंदर पे तुम्हारा अलग से डॉक्यूमेंट्स होगा, डाउनलोड्स होगा, म्यूजिक होगा। सो ये पैट जो नाम के जो एक यूजर अकाउंट है, इसके अंदर भी एक अलग से डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, डेस्कटॉप्स, ये सब सारा फाइल होगा। सो होम डायरेक्टरी के अंदर पहले यूजर अकाउंट होता है, यूजर अकाउंट के अंदर में तुम्हारा ये सारे कंटेंट होते हैं, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज मत हो रहा है, इसीलिए हम लोग एक यूजर अकाउंट का होम डायरेक्टरी कौन होता है, ये होम फोल्डर के नाम से जो है वो ये इसका होम डायरेक्टरी है। और ये ईच एंड एवरी यूजर अकाउंट का पेरेंट डायरेक्टरी भी अगर तुम इसको बोल सकते हो होम को, बट होम का पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, रूट है। सो रूट के अंदर जितने भी सारा डायरेक्टरीज है, ये दोनों यूजर का पेरेंट डायरेक्टरीज है। पेरेंट मतलब कि अपर लेवल का डायरेक्टरीज है, इसके अंदर में सब इसका प्रोग्रामिंग स्टोर किया गया है मशीन का। अगर तुमको ये यूजर अगर दो भी कुछ अगर अपना फाइल फोल्डर कुछ भी प्रोसेस वगैरह चलाना चाहता है या कुछ भी स्टोर करना चाहता है, सो इसके अपर लेवल के ये जो डायरेक्टरी है, बिन, ईटीसी, होम, ओपीटी, टेम्प, यूजर, वर, ये सब के थ्रू से ही उसको जाना पड़ेगा, ये सब के थ्रू से लाइक यहीं से इसका कंटेंट चलेगा, ठीक है। सो ये था बेसिक। सो उस जगह पे हम लोग वापस चलते हैं इमेज में। স্যার স্যার हाँ बोलो। ওই আপনার পিকচারটা একটু ব্যাক করেন। সৌরভ, you have edit option in the video, right? ওই জায়গায় তুমি স্টপ করে ভিডিও তুমি দেখতে পারো ওই জায়গাতে, ঠিক আছে। একটা ছোট কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলো। আপনার উইন্ডোজে যেমনি আছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হচ্ছে বাকি স্ট্যান্ডার্ড বা বাকি যেসব ইউজার আছে তারটা দেখতে পারে, তো এখানে এক্ষেত্রে মানে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কে আছে আর স্ট্যান্ডার্ড কোনটা আছে বুঝবো কি করে, মানে জেসন আর প্যাটার্ন মধ্যে। সো ওই জিনিসটা আমরা ইউজার অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমরা চেক করব, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল পারমিশন যেটা আছে, দ্যাট উইল বি ডান লাইক ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, লাইক ইউজার অ্যাকাউন্ট চ্যাপ্টারটা এখন হয়নি। সো এখানে জাস্ট এখন ফোল্ডারটা বুঝো, কার কি ফোল্ডার ভিতরে কি ইনফরমেশন আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এন্ড স্ট্যান্ডার্ডটা যা জিনিসগুলো আছে ওটা ভুলে যাও, ওকে। হ্যালো, আচ্ছা মিউট করে নিচ্ছি, গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके। सो आफ्टर दिस ये हम लोग फिर अभी चलते हैं लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरीज, तो हम लोग देख लिए पेरेंट डायरेक्टरीज ये सब था। सो जो रूट फोल्डर के अंदर जो था ये वाला डायरेक्टरी जो मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा रूट डायरेक्टरी। जो स्लैश जो सिंबल है इसके बाद में तुम्हारा रूट लिखा हुआ नहीं है, बट हम लोग रूट में वो इमेज भी लिखा हूँ, बिकॉज उससे तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। सो उस जगह पे देखो वो इमेज पे, ये जो मैंने मार्क किया है स्लैश रूट, मैंने रूट दे दिया है, तो ये रूट तुम्हारा हो गया। तुम सीडी अगर स्लैश ये फॉरवर्ड स्लैश दोगे तो तुम रूट फोल्डर के अंदर चले जाओगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकली तुम लोगों को दिखाया था लिनक्स मशीन में, ये तो हम लोग देखो सीडी रूट में गए, रूट में जाकर एलएस किए, रूट फोल्डर के अंदर में ये सारा कंटेंट है, ठीक है। रूट फोल्डर के अंदर रूट जो पार्टीशन है उस पार्टीशन के अंदर में सारा ये तुम्हारा पेरेंट लेवल का डायरेक्टरी स्टोर है। और अगर इस चीज को हम लोग ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पे, मैंने तुम लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ, वेट। यहाँ पे अगर फाइल्स में जाना, फाइल्स में जाके ये फाइल्स के ऑप्शन से, ये तो इसका देखो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी यूजर का दिखा रहा है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। बट अगर तुमको कंप्यूटर से अगर थ्रू होके ये जो कंप्यूटर वाला मैंने ऑप्शन खोला, सो कंप्यूटर का मतलब वो खुलते ही जो सी ड्राइव मतलब खुल गया, तुम समझ लो। तो सी ड्राइव के अंदर जो ये सारा फोल्डर्स है, ये तुम्हारा किसके अंदर पे है, रूट सिंबल जो था फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर में ये सारा इंफॉर्मेशन है, राइट। सो इस जगह पे कंफ्यूज मत होना, वो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से भी दिखा दिया और यहाँ से भी दिखा दिया, सो इट्स सेम, ओके। सो चलो लेट्स बैक टू द इमेज, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ओके। सो रूट डायरेक्टरी के अंदर में देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज अ होम डायरेक्टरी ऑफ अ रूट यूजर। रूट यूजर अगर कुछ भी अपना बनाता है, बाय डिफॉल्ट जो रूट डायरेक्टरी जो ये स्लैश रूट जो दिया हुआ है, ये क्या है, तुम्हारा रूट डायरेक्टरी का होम डायरेक्टरी है, रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसके बाद रूट यूजर, जैसे कि हम लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर यूजर को ही तुम्हारा रूट यूजर बोलते हैं। और ये डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है तुम्हारा रूट का डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारा ये स्लैश ही रहता है, ठीक है। सो उस जगह पे ये रूट डायरेक्टरी का हो गया डिस्कशन। उस जगह पे देखो उसके बाद हम लोग रूट डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारा फोल्डर्स था, जैसे कि पेरेंट लेवल डायरेक्टरी, होम था, ओपीटी था, ईटीसी था। सो ये सब जगह पे बिन भी था ये वाला। सो उस जगह पे ये सारा ऑप्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब इसके ईच एंड एवरी
तो हम लोग ग्राफिकली देख चुके हैं, बट ईटीसी ओपीटी ये सबको भी तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा अच्छे से। एवरी यूजर हैज इट ओन डायरेक्टरी, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एवरी यूजर हैज इट ओन वर्किंग डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी क्या है, हर एक यूजर का अलग अलग सेपरेट एक होम डायरेक्टरी होता है। सो उस होम डायरेक्टरी के अंदर में जैसे कि तुम जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, जैसे कि यूजर अकाउंट, अगर जैसे कि वहां पे हम लोग खोले रूट फोल्डर के अंदर पे, रूट पार्टीशन के अंदर पे, वहां पे देखना होम एक डायरेक्टरी था। सो होम डायरेक्टरी के अंदर पे तुम्हारा यूजर अकाउंट कंसिस्ट करता है, ठीक है। और यूजर अकाउंट का पर्सनली, यूजर अकाउंट के अंदर जाओगे तो उसका होम डायरेक्टरी तुमको वहां पे मिलेगा। उस होम डायरेक्टरी में तुम्हारा डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सब वगैरह स्टफ मिलेंगे। तो वो यूजर वाइज हर एक यूजर का होम डायरेक्टरी सेपरेट होता है। जैसे हर एक यूजर का डेस्कटॉप डाउनलोड कैसे अलग होता है, सो डेस्कटॉप डाउनलोड जो फोल्डर के अंदर कंटेंट हो रहा है उसको हम लोग होम डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला देखो, होम डायरेक्टरी विल बी सेपरेटेड फॉर ईच अदर ऑफ द यूजर इन अ लिनक्स मशीन। मतलब मैंने जो चीज बोला उसी का ही ये लोग मतलब यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो स्लैश ईटीसी, मतलब स्लैश ईटीसी नाम का भी एक फोल्डर था, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, चलो। इट इट कंसिस्ट विद द इंटायर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ लिनक्स। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का मीनिंग यही आ रहा है कि तुम्हारा इट कंसिस्ट विद इंटायर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑफ लिनक्स। मतलब लिनक्स का जितना भी सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है ना, लाइक जो भी सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, जिस कमांड के थ्रू से वो कॉन्फ़िगरेशन चलता है और एग्जीक्यूट होता है, वो तुम्हारा कहाँ से चलता है, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर में वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, जो भी हम लोग सारा कमांड यूज करते हैं। एंड वो कमांड जो एग्जीक्यूट हो रहा है और जो उसका एग्जीक्यूट का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, सब सारा ईटीसी फोल्डर के अंदर पे स्टोर है, ठीक है। एंड ये जो ओपीटी दिखा रहा है, ओपीटी, सो ओपीटी का यहाँ पे देखो काम क्या है, दिस डायरेक्टरी होल्ड द एडिशनल सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन अ सिस्टम। A subdirectory will be created for each of the software installed in a Linux system. So इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी सारा सॉफ्टवेयर अपने लिनक्स मशीन पे रन कर रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर का तुम्हारा जैसे कि पार्ट होता है, लाइक जैसे कि मान लो अगर हम लोग मशीन में अपने आउटलुक इंस्टॉल किए, विंडोज का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो उस जगह पे देखना, तुम लोग को अगर वो सेम चीज अगर उसका प्रोग्रामिंग फाइल वगैरह देखना है आउटलुक का, तो उस जगह पे तुमको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। सी ड्राइव के अंदर पे जाके तुमको वहाँ पे एक विंडोज नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो विंडोज के अंदर में विंडोज का प्रोग्रामिंग फाइल रहता है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जो भी हो, सो उस जगह पे विंडोज और प्रोग्रामिंग फाइल बहुत सारा फोल्डर मिलेगा, जिसका प्रोग्रामिंग फोल्डर वहां से एग्जीक्यूट होता है, चलता है सॉफ्टवेयर वाइज, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे तुम्हारा ओपीटी है अपना, ठीक है, तुम्हारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो इसके अंदर पे जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर एडिशनल जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो उसका जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो तुम्हारा ओपीटी के अंदर पे रहेगा। अगर मान लो सर मेरे सिस्टम में तो सर 10 to 20 सॉफ्टवेयर है, मैंने वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और बहुत और भी बहुत सारे मैंने सॉफ्टवेयर, कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हैं, अकाउंटिंग का भी काम करता हूँ, टैली भी है। सो ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर के लिए एक ओपीटी के अंदर में ईच एंड एवरी फोल्डर जनरेट होगा। सपोज कर लो अगर टैली का प्रोग्रामिंग फाइल है, सो विंडोज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सो टैली का जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो इंस्टोर होगा ओपीटी के अंदर में, एक टैली नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, उस टैली के अंदर पे, टैली वाले फोल्डर के अंदर में उस टैली का प्रोग्रामिंग फाइल होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, अ सब डायरेक्टरी विल बी क्रिएटेड फॉर ईच ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन अ लिनक्स सिस्टम। लिनक्स में तुम्हारा टैली नहीं होता है, लिनक्स में तुम्हारा एसएपी होता है। अगर तुमको अकाउंटिंग कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो एसएपी नाम के एक सॉफ्टवेयर है जो टैली से बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है। सो उस जगह पे वो भी पूरा लिनक्स बेस्ड नहीं है, लिनक्स इन्वायरमेंट में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ होता तो ओपीटी के अंदर पे क्या होता, एक एससीपी नाम का फोल्डर जनरेट होता, और एससीपी का जो प्रोग्रामिंग फाइल है उसके सब डायरेक्टरी में, मतलब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर जनरेट होकर वहां पे स्टोर होता, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। उसके बाद देखो स्लैश बिन। स्लैश बिन का मतलब क्या है, इट कंटेन्स द कमांड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इन लिनक्स। जितने भी तरह का यूजर्स होते हैं लिनक्स में, ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड यूजर, उसके बाद तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, जिसको हम लोग रूट यूजर भी बोलते हैं, सुपर यूजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग जितने भी सारा कमांड्स वगैरह यूज करते हैं ना, सो वो सारे कमांड्स तुम्हारा इस बिन नाम के फोल्डर के अंदर से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो बिन नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर पे तुम्हारा इट कंटेन ऑल द कमांड्स। ये सब कमांड्स, मतलब कि अगर तुम अगर कोई कमांड यूज करते हो और उस कमांड का अगर मतलब क्या है या वो कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एग्जीक्यूट वो तुम्हारा ईटीसी से दिखा देगा, ठीक है। पर वो कमांड एक्चुअली में स्टोर्ड कहाँ है,
वो तुम्हारा बिन के अंदर दिखाएगा, स्लैश बिन के अंदर। इट कंटेन ऑल द कमांड विच इज यूज बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इन लिनक्स ओएस। ओके, सो ये था बेसिक। उसके बाद में तुम्हारा ये सब के डिफरेंस मीनिंग और कुछ और भी डायरेक्टरीज है जो यहाँ पे पेंडिंग है। सो चलो उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे इमेज में होगा। ये वाला। उसके बाद में देखो स्लैश एस बिन। अच्छा, यहाँ पे मेरे को नैरो करना पड़ेगा। हाँ बोलो। ওটিপি যেটা দেখাচ্ছিলেন যেটার মধ্যে আপনার মানে সফটওয়্যার ওপিটি, ওপিটি, হ্যাঁ ওপিডি, তো ওর মধ্যে আপনি বলছেন যে বাই ডিফল্ট সব সফটওয়্যার যা আমরা ইনস্টল করব ওর প্রোগ্রামিং ফাইলটা ওর মধ্যেই থাকবে। তো অনেক সময় আমরা উইন্ডোতে করি না কোনো প্রোগ্রামিং ফাইল থাকে যেটা আমরা সি ড্রাইভে করতে যাই না, অন্য কোনো ফোল্ডারে রাখি। তো এখানেও কি কোনো ব্যবস্থা আছে? আছে, ওটার জন্য আলাদা প্রসেস আছে, ঠিক আছে। বাট আপাতত যেটা বাই ডিফল্ট নিচ্ছে সেটা তো নাও, ঠিক আছে। যেরকম আমরা কি করি, সাপোজ যদি কোনো একটা সফটওয়্যারটা আমরা ইনস্টল করি, সো ওই সফটওয়্যারটা তোমার বেসিক্যালি তোমার বাই ডিফল্ট সি ড্রাইভের মধ্যে ইনস্টল হবে, যেটা তুমি ওপিটি বললে, রাইট। সো ওই জায়গাতে হওয়া না পর তারপরে কি হবে, তোমার ওটা যদি তুমি কিছু একটা অন্য লোকেশন দিতে চাইছো, সাপোজ ডি ড্রাইভ, ই ড্রাইভ, সো ওইরকম তোমার সিস্টেমের মধ্যে, তোমার লিনাক্স সিস্টেমের মধ্যেও পার্টিশন থাকবে। তো ওই জায়গাতে হবে কি, তোমার ওইখানে ওই জিনিসটা স্টোর হয়ে যাবে যেখানে তুমি ডাইরেক্ট করবে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইনস্টলেশন অফ সফটওয়্যার। সো ইচ এন্ড এভরি সফটওয়্যার যেটা যেরকম করে ইনস্টল হয় ওটাও ওকে ডাইরেক্ট করা যায়। ইট ইজ নট দ্যাট যে ওটা ডাইরেক্ট করা যাবে না, ঠিক আছে। चलो, सो এই জায়গাতে এবার यहाँ पे हम लोग देखते हैं एस बिन का। হ্যালো হ্যালো हाँ हेलो স্যার, বলছি কোশ্চেন গুলো ভিডিওর শেষে করলে ভালো হয় ভিডিও এডিটিং করতে, মানে ওকে ওইটা কে না হলে ওকে ওকে কে বোঝাবে বলো সৌরভকে? ওকে আমি তো বলে বলে তো ফেড আপ হয়ে গেছি, তো সেই জায়গাতে আবার কি হবে? না হলে আমাদের মানে খুঁজে খুঁজে প্রবলেম হয়। সবার শেষে অ্যান্সার গুলো খাতায়, কোশ্চেন গুলো খাতায় লিখে রাখলে সবার শেষে অ্যান্সার করলে সুবিধা ও হয়। হিন্দি বোঝে না, না বাংলা হলে বোঝে না। এবার ও যে ভাষাটা বোঝে ওই ভাষাটা বলে তোমরা ওদেরকে বোঝাও। না হলে ভিডিও এডিটিং করতে দেরি হবে, আপলোড করতেও দেরি হবে। ওকে কে বোঝাবে বলো? ও মানে ভুলে যায়, ওর মাথার মধ্যে, ওর মাথা হচ্ছে তোমার র্যাম মেমোরি, ওর কাছে রোম নেই। হি ডাজ নট স্টোর এনিথিং। ওই জায়গাতে ও ভুলে যায় সবকিছু, ভোলাটাইল হয়ে যাবে মাথাতে। ओके चलो कंटिन्यू। स्लैश एस बिन फोल्डर का अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर पे ये क्या कंटेंट्स है। सो इट कंटेन दैट कमांड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय रूट, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर। ओके, सो एस बिन फोल्डर के अंदर पे जैसे कि हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे, जैसा कि तुम्हारा ये फोल्डर देखते हैं, ये वाला फाइल, इस पे जो हम लोग स्लैश बिन जो पढ़े थे, बिन में क्या था तुम्हारा, इट कंटेन ऑल द कमांड विच इज यूज बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इन लिनक्स। लिनक्स में मशीन पे जितना भी तरह का यूजर हो, जैसे कि ये तुम्हारा स्टैंडर्ड यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, उस सब का कमांड्स इसके अंदर पे है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड यूजर का भी अगर कमांड चलेगा तो वो बिन फोल्डर के अंदर से चलेगा। उसके बाद में तुम्हारा अगर मान लो कि अगर रूट यूजर का स्पेसिफिकली लाइक उसका कमांड थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी वाला होता है, जो अगर हम लोग कुछ कमांड ऐसे भी प्रैक्टिकली में जब देखे थे तो उस जगह पे क्या था कि देखना कुछ कमांड जो स्टैंडर्ड यूजर परफॉर्म करने जा रहा था तो उसको वो परमिशन नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था कि इट कैन नॉट बी परफॉर्म, ए परमिशन इज डिनाइड, ऐसा करके कुछ मैसेज दे रहा था। तो उस जगह में परमिशन डिनाइड किस लिए दे रहा था? वो कमांड जो था वो कमांड डायरेक्टली स्लैश बिन के अंदर नहीं था, वो एस बिन के अंदर था। और एस बिन किसके लिए है सर? एस बिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट कंटेन दैट कमांड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द रूट एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर। मतलब रूट का भी जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है वो तुम्हारा कहाँ स्टोर होता है? एस बिन के अंदर पे स्टोर होता है, ठीक है। सो रूट का कुछ ऐसे कमांड्स को भी तो कुछ सेपरेट किए है ना, लाइक जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है रेड हैट, तो उस जगह पे कमांड को भी सेग्रीगेट किया गया है कि कुछ कौन सा कमांड या कौन सा टास्क, जैसे हम लोग विंडोज में बोलते हैं, यहाँ कमांड सुन के तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहा कि एडमिनिस्ट्रेटर का अलग टास्क होता है, वो सब कुछ कर सकता है, ही इज द पीसी ओनर। एंड एज स्टैंडर्ड यूजर क्या होता है, वो कुछ लिमिटेशन में काम करता है, जो वो भी रिसोर्स सारा यूज कर पाता है बट नॉट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग रूट यूजर बोलते हैं। तो उस जगह पे रूट यूजर को यहाँ पे या उसका जो विंडोज में अगर बोलो तो वो सारे फीचर्स को सेग्रीगेट कैसे किया गया है, उसके यूजर अकाउंट के साथ में सेग्रीगेट किया गया है। तो यहाँ लिनक्स में किया क्या गया है कि ये वो जो सारा यूजर अकाउंट है, यूजर अकाउंट के हिसाब से तुम्हारा ये कमांड को सेग्रीगेट कर दिया गया है। जो
हाई लेवल कमांड है जो तुम्हारा रूट यूजर के थ्रू से परफॉर्म होता है, तो उस जगह पे होगा क्या, वो कमांड सिर्फ एस बिन के अंदर पे रहेगा, और एस बिन सिर्फ रूट को परमिशन देता है वो कमांड एक्सेस करने के लिए, रूट यूजर। ओके, सो ये था स्लैश बिन और एस बिन का डिफरेंस। उस जगह पे देखो, अब नेक्स्ट है तुम्हारा स्लैश डेव, DEV डेव, जो इस जगह पे शॉर्ट फॉर्म में ये डेव से ही कुछ समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर गौर से देखो तो डेव मतलब डिवाइसेस, ठीक है। सो कौन सा डिवाइसेस क्या बोल रहा है उस जगह पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, इट कंटेन डिवाइस फाइल लाइक हार्ड डिस्क पार्टीशन, मतलब ये डिवाइस का इंफॉर्मेशन लगता है जैसे कि कोई हार्ड डिस्क का पार्टीशन हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, जैसे कि हम लोग पार्टीशन कैसे चेक करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग देखे थे लिनक्स के टर्मिनल से, और पार्टीशन का एडवांस भी प्रैक्टिकल आगे सामने में है, सो नॉट एन इशू। सो वो भी देखेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक चीज तुम लोगों को दिखाया था कि वहाँ पे डेव SDA लिखा हुआ रहता था। सो उस जगह पे डेव जो लिखा हुआ रहता था, सो उसका मीनिंग क्या था वो तो हम लोग उस टाइम पे नहीं पढ़े थे, पर आज यहाँ पर पढ़ ले। डेव का मीनिंग, या डेव नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर पे ये हार्ड डिस्क का या कोई भी अलग ये USB ड्राइव तुम प्लग इन किए, तो उस जगह पे जो भी स्टोरेज सारा डिवाइसेस है, अगर उसके अंदर पार्टीशन बनता है तो उस जगह पे उसका पार्टीशन देखो ऐसे जनरेट होता है। तो SDA1 का मीनिंग क्या है, SD स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, SDA का अलग से लिखा है और 1 का मीनिंग अलग से लिखा है। तो SDA का मतलब हो गया, S से हो गया तुम्हारा साटा, उसके बाद D फॉर डिस्क होता है। सो डिस्क तुम्हारा कौन सा है, हार्ड डिस्क, साटा डिस्क, साटा डिस्क। उसके बाद उस जगह पे ए जो है, ए मतलब तुम्हारा कितना नंबर का ये हार्ड डिस्क है। मैंने इसलिए देखो हार्ड डिस्क यहाँ पे 1 दिया था, हार्ड डिस्क 1। देखो मैं एक बार उसको कंट्रोल Z करके अच्छे से हटा कर दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला देखो, हार्ड डिस्क 1 दिया था हम लोगों ने, राइट। सो हार्ड डिस्क 1 मतलब ए मतलब हो गया हार्ड डिस्क 1। अगर SDA B यहाँ पे होता तो ये हार्ड डिस्क 2 हो जाता है, मतलब हार्ड डिस्क नंबर 2। सो ये भी मैं पहले तुमको समझा चुका हूँ, ये रिपीटिंग है। ओके, एंड SDA यहाँ पे जो सर ये 1 दिया हुआ है, ये 1 का मीनिंग क्या है सर, ये 1 देखो मैंने यहाँ से सेग्रीगेट किया है। तो जो एक मिनट यहाँ से मैं ये सर्कल हटा लेता हूँ। और ये जो 1 है, ये 1 हम लोग इसको सेग्रीगेट किए, ये पार्टीशन नंबर 1 है, प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1, ये वाला 1 तुम्हारा SDA1 जो लिखा हुआ है। ओके, सो ये 1 का मतलब क्या होता है, पार्टीशन 1। अगर SDA वहाँ पे 2 है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टीशन नंबर 2 होगा, प्राइमरी पार्टीशन 2। यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन ये 1 मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया है, देखो स्पेलिंग, ठीक है। सो ये था। उसके बाद में अब देखो स्लैश प्रॉक बोलकर कुछ फोल्डर था पेरेंट डायरेक्टरीज में। सो ये प्रॉक का मतलब क्या है सर, इट कंटेन ऑल द प्रोसेस फाइल विच इज रनिंग इन अ लिनक्स मशीन, बैकग्राउंड और फ्रंट। मतलब जितना भी सारा प्रोसेस चलता है ना, जिसको लाइक हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है, कुछ जैसे कि टास्क मैनेजर से विंडोज में लोग देते हैं ना, इतने सारा प्रोसेस चल रहा है एक साथ में, तो उसको कोई प्रोसेस को एंड कर दिए, तो उस जगह पे क्या हो गया कि वो प्रोसेस एंड हो जाने से या कुछ प्रोसेस कम कर देने से मेरा मशीन थोड़ा सा फास्ट काम करता है, राइट। पर वो प्रोसेस तुम लोग नहीं चलाते हो, वो खुद से चलता है। लाइक तुम जो सर्विस यूज कर रहे हो, क्रोम यूज कर रहे हो, या उस जगह पे कुछ सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यूज कर रहे हो, या डिस्क या पार्टीशन में काम कर रहे हो, तो उस जगह पे होता क्या है, ईच एंड एवरी रिसोर्सेज के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह बैकग्राउंड में चलता है, सो दैट वो प्रोसेस सही से तुम्हारा जो तुम फीचर्स यूज कर रहे हो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सही से काम करे। सो कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में खुद से चलता है। और एल्स मान लो तुम सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो अपने लिनक्स मशीन, तो ये भी नॉर्मली ओएस है, क्लाइंट ओएस की तरह यूज कर रहे हो, तो उस जगह पे अगर इसको तुम सर्वर इंस्टॉल यहाँ पे कर लोगे, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, तुम सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो तो तुम वो खुद से प्रोसेस चला रहे हो, तो ये तुम्हारा बैकग्राउंड भी हो सकता है और फ्रंट भी हो सकता है। बैकग्राउंड मतलब खुद से चलेगा, और फ्रंट तुम खुद से चला रहे हो, ठीक है। ये तुम चला रहे हो फोर्सफुली, ये प्रोसेस तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए अलग से प्रोसेस जनरेट होगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड फ्रंट लिखा है दोनों, कि ये सारा जितना भी प्रोसेस है बैकग्राउंड में ही चलता है और हम लोग भी चलाते हैं इस वजह से। पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है बैकग्राउंड फ्रंट मैंने किया कि इसका 2 मीनिंग यही होगा, ये मैं खुद से ऐड करके अटैच किया हूँ। सो उस जगह पे तुम लोगों को समझ में आएगा बैकग्राउंड मतलब क्या, फ्रंट का मतलब क्या। इसके बाद देखो स्लैश वर, ये जो वर नाम का जो डायरेक्टरी है, इसका काम क्या है सर। सो इस जगह पे इट कंटेन्स द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज व्हेन द मशीन इज रनिंग, एग्जांपल लॉग फाइल्स पोल एक्सेट्रा। अच्छा, सो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे बोल यही रहा है, इट कंटेन द डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली चेंज व्हेन द मशीन इज रनिंग। मान लो तुम किसी फाइल्स एंड फोल्डर्स में काम कर रहे हो, या किसी यूजर अकाउंट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस जगह पे क्या हो रहा है, तुम काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ यूजर पे इनपुट जा रहा है, मशीन में इनपुट हो रहा है, तो वो उसका
आउटपुट शो करने के लिए वो इनपुट को स्टोर करेगा। सो उस जगह पे ये जो वर नाम का जो डायरेक्टरी है, ये वर नाम का डायरेक्टरी के अंदर में जो डेटा सारा चेंजेस हो रहा है, तुम्हारा कोई यूजर का डेटा हो या फिर कोई यूजर अकाउंट में कुछ चेंजेस हो रहा है या यूजर कुछ काम कर रहा है, तो वो सारा डेटा चेंजेस ही हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। सो फ्रीक्वेंटली जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है डेटा, एक अच्छा एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, लाइक शेयर फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल में कुछ दिया है, एग्जांपल लाइक लॉग्स। लॉग्स क्या होता है सर, जैसे कि कुछ भी एक इवेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ, लाइक अचानक से मान लो कोई शटडाउन हो गया सिस्टम, या कोई अचानक से शटडाउन दे दिया, कुछ प्रोसेस चल रहा था, सो उस जगह में क्या हुआ, एक इवेंट क्रिएट हुआ, वो इवेंट तुम्हारा कहाँ रिकॉर्ड होगा, लॉग के अंदर रिकॉर्ड होगा। सो फ्रीक्वेंटली कुछ डेटा चेंजेस हो रहा था उसके अंदर पे, राइट। सो वो इवेंट तुम्हारा रिकॉर्ड होगा तुम्हारा लॉग्स के अंदर, एंड लॉग्स के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद में तुम्हारा वो शो करेगा जब सिस्टम रिस्टार्ट होगा, या तुम लोग फिर से खुद से मैनुअली रिस्टार्ट करोगे, तो उस जगह पे अगर तुम लोग लॉग्स चेक करना चाहो तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या हुआ था सिस्टम के साथ में और कौन क्या किया, कौन यूजर अकाउंट से तुम्हारा वो इवेंट जनरेट हुआ था, ठीक है। सो लॉग फाइल मैंने यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। एंड ये स्पूल फाइल का मतलब क्या हो गया सर, ये स्पूल मतलब कि कुछ फाइल्स ऑलरेडी स्पूल किए गए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप ऑफ शेयर फोल्डर, ओके। सो कुछ शेयर फोल्डर में मैंने ऑलरेडी फाइल जनरेट करके शेयर कर दिया है। सो लिनक्स में कैसे फाइल को शेयर किया जाता है, वो भी एफटीपी सर्वर कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग के प्रैक्टिकल में है। बट अभी फिलहाल तो जैसे उसका मीनिंग बता देता हूँ, जैसे कि स्पूल फाइल जो होता है, जैसे कि हम लोग विंडोज में करते थे ना, फाइल को शेयर करते थे और शेयर किया हुआ फाइल में यूजर्स काम काम करता था। तो उस जगह पे यूजर काम कर रहा है, अब वो सेव करेगा तब मेरे मशीन पे, सर्वर मशीन पे जाके सेव होगा। बट जो वो काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज हो रहा है उसके अंदर, डेटा चेंज हो रहा है, डेटा ऐड हो रहा है, राइट। सो उस जगह पे ये सब काम होता है, लाइक लॉग्स फाइल में स्पूल फाइल हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जो वर्ड डायरेक्टरी के अंदर है, जिसको फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज बोलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं ये इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज जो होता है वो वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ओके। उसके बाद देखो स्लैश एम एन टी, ओके। स्लैश एम एन टी जो है, व्हेन द डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या है ये देख लेते, देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन द डायरेक्टरी इज यूज्ड टू माउंट, माउंट का मतलब मैं बताता हूँ, विथ एनी फाइल इन अ सिस्टम टेम्पोररीली फॉर सम पर्पस एंड इट्स एम्प्टी बाय डिफॉल्ट, ओके। सो एम एन टी जो है यहाँ, इसका बहुत अच्छा काम है, और इस जगह पे इसको मैं अच्छे से इसको सुनना, ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो ये बोल रहा है व्हेन द डायरेक्टरी इज यूज्ड टू माउंट, डायरेक्टरी मतलब कोई फोल्डर, उसको हम लोग माउंट करते हैं, माउंट मतलब कंप्यूटिंग। अच्छा, अगर हम लोग कोई फीचर्स यूज करने के पहले में हम लोग, जैसे कि मान लो,
ये जो हम लोग लिनक्स मशीन में अगर कोई भी सर्विसेज वगैरह यूज करना चाहते हैं, और अगर मान लो कोई आईएसओ फाइल है, जैसे कि मान लो कोई आईएसओ फाइल है, अगर मैं मान लो कि इसमें मैं सर्वर तुम्हारा इंस्टॉल करना चाहता हूँ लिनक्स मशीन में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वर जब हम लोग इंस्टॉल करने जाएंगे तो उस टाइम पे तुम्हारा वो आईएसओ को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आईएसओ फाइल जो होता है, तो उसके लिए आईएसओ फाइल देखिए तो हम लोग ऑलरेडी मशीन को बूट किए हैं। उसके बाद फिर से जब मेरे को सर्वर चाहिए होगा यूज करने के लिए, लाइक लिनक्स सर्वर अगर मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉल करूँ, तो अगर उस टाइम पे मेरे को फिर से आईएसओ फाइल लगेगा, तो मैं वो सर्वर जब इंस्टॉल करूंगा तो तुम लोग करके दिखाऊंगा। तो उस प्रोसेस में हम लोग माउंटिंग करते हैं, लाइक वो आईएसओ फाइल को किसी फोल्डर के अंदर में माउंट करना पड़ेगा। माउंट मतलब सर, कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सिस्टम पे नहीं है और वो तुम उसको बाहर से लाए हो, लाइक हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि अगर यूएसबी के थ्रू से अगर तुम कुछ सॉफ्टवेयर लाए हो, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को अगर तुम चाहते हो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करो, तो उस जगह वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली तो रन तो होगा नहीं, और तुम उसको मैनुअल भी रन नहीं कर सकते जब तक तुम एक उसको डायरेक्टरी में उसको माउंट ना कर दो, ठीक है। जब तक वो मैनुअली कोई डायरेक्टरी में माउंट नहीं होगा, तब तक वो तुम्हारा काम नहीं करेगा वो सॉफ्टवेयर, और बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसे रन नहीं करता, इसीलिए लिनक्स इतना सिक्योर है, ठीक है। कोई भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अगर कोई भी टाइप का एक्टिवेटर भी रहता है, तो वो खुद से तो रन तो कर नहीं पाएगा, प्लस प्लस अगर वो एक्टिवेटर को तुम चलाना चाहो बाहर से भी, अगर जैसे माउस से क्लिक करके, तो वो नहीं चलेगा। उस जगह पे होगा क्या कि वहां पे सिंपली तुम्हारा एक फोल्डर के अंदर माउंट करना पड़ेगा, और उसको कमांड के थ्रू से उस सॉफ्टवेयर को ऑन करना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो कमांड के थ्रू से अगर जब कोई हम लोग सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग को पहले माउंटिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये माउंटिंग कैसा होता है वो भी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे और क्लासरूम में देखेंगे। तो उसके लिए फिक्र नहीं, तो वो तुम लोगों को प्रैक्टिकल सारा मिल जाएगा। तो एमएनटी तुम्हारा जो है ये स्पेसिफिकली तुम्हारा माउंटिंग टाइप का डायरेक्टरी होता है, जिसके लिए तुम्हारा ये एमएनटी जो फीचर्स है, ये जो फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है पेरेंट डायरेक्टरी, इसके थ्रू से ही तुम्हारा माउंटिंग वाला फीचर्स काम कर रहा है। जो ये फीचर्स है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम अगर वो बाहर से आया है, लाइक बाहर से, लाइक हम लोग खुद से डाले हैं, जैसे आईएसओ फाइल हम लोग सिस्टम के अंदर खुद से डालेंगे, उसको रन करेंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर को अगर तुम रन कराना चाहते हो जो खुद से तुम इनपुट किए हो सिस्टम के अंदर पे, देन यू विल हैव टू डू द माउंटिंग। ये वाला माउंटिंग प्रोसेस तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जगह पे माउंटिंग बहुत सारा चीज के लिए यूज होता है। अगर तुम एफटीपी लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से अगर उस जगह पे अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी को शेयर करना चाहते हो लिनक्स मशीन में, तो उसके लिए भी तुमको वो माउंटिंग करना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो माउंटिंग का प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिनक्स के अंदर पे, और वो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। सो वो माउंटिंग फीचर्स के बिना तुम कोई सॉफ्टवेयर ऐसे नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, जब तक तुम डायरेक्टरी के साथ में उसको लिंक अच्छे से ना कर दो और माउंट ना कर दो, ठीक है, तभी जाके वो काम करेगा। सो ये इसका डेफिनेशन यही भी था, विद एनी फाइल इन सिस्टम टेम्पोररी फॉर सम पर्पस। यही बोला कि कोई भी फाइल अगर हम टेम्पोररी के लिए मतलब बाहर से डाले हैं इसीलिए टेम्पोररी दिया है, एंड इट इज बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। मतलब ये जो माउंटिंग वाला जो ये है तुम्हारा पेरेंट डायरेक्टरी है, ये माउंटिंग वाला पेरेंट डायरेक्टरी क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट ये एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं रहता है, ये खाली रहता है। जब तुम एक टाइम पे किसी सॉफ्टवेयर को किसी फोल्डर के साथ में, लाइक XYZ एक फोल्डर का नाम है, उसके साइड में अगर माउंट कर दिए फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग, अगर तुम उसको यूज करना चाहते हो तो इस जगह पे एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर में कुछ कंटेंट आ जाएगा। तुम एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर सीडी करके या पीडब्ल्यूडी करके कमांड देके वो चेक कर सकते हो कि क्या उसके अंदर माउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये था एमएनटी डायरेक्टरी का वर्क। उसके बाद देखो ये स्लैश मीडिया, ये स्लैश मीडिया का क्या काम है सर? ये पेरेंट डायरेक्टरी मीडिया नाम का एक फोल्डर भी है, तो उसका क्या काम है सर? दिस डायरेक्टरी इज यूज्ड बाय द सिस्टम फॉर automatically mounting input device like removal drive, CD, DVD, floppy drive, USB etc. अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने एमएनटी तुम लोगों को समझाया तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीडिया होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी सीडी डीवीडी वगैरह अगर कुछ भी अगर लाइनेक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पे इनपुट कराते हैं या डीवीडी लगाए या कोई पेन ड्राइव लगाए, तो उसके लिए भी माउंटिंग होता है ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड एक लिखा हुआ है, जो सिस्टम करता है खुद के लिए ऑटोमेटिकली माउंटिंग किसी एक फोल्डर के साथ में, जो सिस्टम जनरेट करके उसको माउंटिंग कर देगा। तब जाके तुम वो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव यूएसबी जो भी ऑप्शन सारा मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, वो सब तुम्हारा यूज होगा। ऐसे जस्ट विंडोज की तरह नहीं होता है कि जस्ट लगाया वो यूज कर लिए। और अगर विंडोज में भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उस जगह पे होता क्या है कि जब हम लोग
पेन ड्राइव को प्लग इन करते हैं तो देखना उसके लिए एक अलग से पार्टीशन जनरेट होता है और वो पेन ड्राइव का नाम तुम्हारा उसके नाम पे शो करके दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर अगर डबल क्लिक करते हैं तो एक फोल्डर के अंदर पे तुम्हारा पेन ड्राइव का कंटेंट रहता है। तुम लोग ये चीज को लुक कर जाते हो, बट वो पार्टीशन एक फोल्डर वो विंडोज में भी माउंटिंग होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता जितना लिनक्स में होता है। और वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने के टाइम में स्पेशली कोई माउंटिंग करने दरकार नहीं है, जो यहाँ पे एमएनटी पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है। एंड यहाँ पे उसके बाद देखो स्लैश लिब। स्लैश लिब का क्या मतलब है सर? लिब स्टैंड फॉर, मतलब ये लाइब्रेरी है, सो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल। इट कंटेन्स द सिस्टम लाइब्रेरी फाइल विच इज यूज्ड बाय द सिस्टम रिसोर्स इन लिनक्स ओएस। सिस्टम के अंदर भी जितना भी सारा लाइब्रेरी फाइल का मतलब क्या होता है सर? लाइब्रेरी फाइल का मतलब क्या समझे? लाइब्रेरी फाइल का मतलब देखना, जब तुम सी ड्राइव के अंदर में हम लोग यहाँ से अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, वेट, इस सिस्टम में अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी फाइल तुम लोग दिखाता हूँ। यहाँ खुला ही था। जितना भी सारा प्रोग्रामिंग फाइल होता है ना, प्रोग्रामिंग फाइल जिसका एक्सटेंशन .dll होता है, जैसे देखो प्रोग्रामिंग फाइल यहाँ पे जस्ट प्रोग्रामिंग फाइल भी है, ये 64 बिट का प्रोग्रामिंग फाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे 32 बिट का प्रोग्रामिंग फाइल है, जो हो सकता है सिस्टम के लिए होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं बहुत सारा, हर एक सॉफ्टवेयर का ब्रांड के हिसाब से उसके अंदर में सब कुछ अंदर पे अंदर अगर जाते जाओगे कुछ तुमको DLL फाइल मिलेगा। देखो यहाँ पे DLL एक्सटेंशन दिखा रहा है, देखो .dll। सो जितने भी सारे DLL फाइल होते हैं ना, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग फाइल बोलते हैं एक्सटेंशन का। और जितना भी ये DLL फाइल जो है सर, ये क्या पर्पज में यूज होता है? DLL फाइल तुम्हारा एक टाइप का जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग फाइल है, जो तुम्हारा कंपाइल करके होता है। अगर तुम लोग प्रोग्रामर से अगर थोड़े से फ्रेंडलियर हो तो होता क्या है कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जब तुम प्रोग्रामिंग कुछ करते हो तो उसका एक कंपाइल फाइल जनरेट होता है, ठीक है, कंपाइल फाइल। तो प्रोग्राम को हम लोग को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल का मतलब यही होगा जो तुम प्रोग्राम कोड लिखे हो, तो उसको कंपाइल करने के टाइम में एक सी जनरेट होगा और DLL फाइल जनरेट होगा, जिसके थ्रू से तुम्हारा वो जो प्रोग्राम तुम लिखे हो वो प्रोग्राम रन करेगा। सो जितना भी सारा DLL फाइल या प्रोग्रामिंग फाइल होता है उसको हम लोग लाइब्रेरी फाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम रिसोर्स के अंदर में यहाँ पे लिनक्स के अंदर पे ये लिब नाम के डायरेक्टरी के अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर पे स्टोर करता है, ठीक है। सो लाइव एग्जांपल तुम लोग देख के दिखा दिए वहाँ पे, विंडोज से कंपेयर करा दे रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पे देखो स्लैश टेम। स्लैश टेम का मतलब क्या है? यहाँ पे टेम जैसे कि नाम पे जैसे यहाँ पर भी कुछ इन्फो मिल रहा है, टेम नाम की, ये टेम फोल्डर भी हो सकता है या कुछ टेम्पोररी है। तो क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन टेम्पोररी कैचे फाइल विच इज क्रिएटेड बाय द सिस्टम यूजर ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ यूजिंग रिसोर्स। अच्छा, हम लोग कोई भी जैसे कि हम लोग प्रोसेस वगैरह देखे थे कि जितना टास्क मैनेजर में जैसे प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन होता है, सिस्टम जब स्टार्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम लोग कोई फीचर यूज करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड में या फ्रंट में हम लोग कुछ अगर प्रोसेस चलाए तो उस जगह पे प्रोसेस के साथ साथ कुछ कैचे भी जनरेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्प फोल्डर को जैसे डिलीट करते हैं बार बार अपने विंडोज वाले सिस्टम पे। जैसे कि एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं विंडोज आर करूँ, यहाँ पे तुम्हारा टेम्प का देखो सिंबल दिया हुआ है। अगर मेरे को टेम्प फाइल क्रिएट करना है तो ये फाइल को डिलीट करने से देखो इतना सारा टेम्प फाइल है। अगर मैं इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करूँ तो टोटल 35 आइटम्स है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मेरा कोई डेटा डिलीट नहीं हो रहा है। ये क्या हुआ है? ये जो मेरा प्रोग्राम जो मैं चला रहा था, जो सॉफ्टवेयर में ये यूज कर रहा था, उसके लिए कुछ कंपाइल फाइल तुम्हारा ऑलरेडी बनकर स्टोर हो गया। यहाँ पे कुछ होता है अपने आप हट जाता है, कुछ डिलीट हो जाता है, और कुछ जो होता है डिलीट नहीं होके वो क्या होता है, ये टेम्प फोल्डर के अंदर में पड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से मतलब वो सॉफ्टवेयर का काम हो गया पर उसका कैचे यहाँ पे एग्जिस्ट किया हुआ है, जिसको अभी तक हम लोग डिलीट नहीं किए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्प फोल्डर में जाकर उसको सक्सेसफुली डिलीट करते हैं। सो इसको अगर डिलीट कर देने से कुछ होगा नहीं, बट फिलहाल मैं ये सब डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। बट मोटिव यही है जस्ट समझाना, एंड वो चीज को अच्छे से समझो। सो टेम्प फोल्डर क्या है? एक टाइप का टेम्पोररी कैचे फाइल है जो सिस्टम खुद जनरेट करता है एंड यूजर ऑटोमेटिकली, ये भी बोला है, सिस्टम एंड यूजर दोनों बोल रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ, यूजर जब अगर कोई प्रोसेस चलाएगा या कोई सॉफ्टवेयर यूज करेगा तो उसके थ्रू से भी तो कैचे जनरेट हो रहा है ना, इसलिए मैंने सिस्टम एंड यूजर दोनों लिखा ऑटोमेटिकली। और कैचे तो हम लोग खुद से मैन्युअली तो जनरेट नहीं करते कि हमको कैचे बनाना है, टेम्प फोल्डर बनाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ यूजिंग रिसोर्स। जब सिस्टम का रिसोर्स यूज करेंगे उस वक्त में ये चीज जनरेट होगा, ओके। उसके बाद में देखो /usr। /usr जो है ये यूजर की तरह कुछ लग रहा है, पर यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है। इट कंटेन लाइब्रेरी, बाइनरी, डॉक्यूमेंटेशन एंड सोर्स कोड फाइल्स
फॉर सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग पर्पस। ये सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग पर्पस क्या होता है सर? जैसा कि हम लोग जानते हैं विंडोज में तुम्हारा सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लोग सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग कर सकता है। सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग जैसे यही हो गया, जैसे कि प्रोग्रामिंग का जो कोड जो लिखा जाता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर पे, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। सो विंडोज का सोर्स कोड क्या है, वो तुम्हारा किसी से शेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो लाइसेंसिंग वजह से उसके लिए पैसा लगता है। अगर वो सबसे शेयर कर दिया जाएगा तो उसके अंदर कुछ कोडिंग को एडिट करके अपना कुछ न्यू फीचर ऐड करके कोई अपने नाम से वो सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देगा। तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारा क्या करता है, ये सोर्स कोड अपना ओपन नहीं रखा है, जिसकी वजह से कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर पे तुम्हारा ये कोड को री एडिट कर पाए, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग ये नहीं कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट कर पाएगा ये सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग, पर माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर कोई उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों सर? बिकॉज उसके साथ में वो सोर्स कोड वो उसके साथ में डिस्क्लोज नहीं करेगा। जितने भी सारे क्लाइंट है या कोई भी अनदर माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर वो लोग अपना सोर्स कोड किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करता है। अगर सोर्स कोड एक टाइप का कोड होता है जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के टाइम में जो कोडिंग हुआ है, तो कोडिंग का जो स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे कि मान लो 4000 5000 लाइन का एक कोड, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे वो सारा जो डीएलएल फाइल क्रिएट हो रहा है, जो प्रोग्रामिंग कंपाइल हो रहा है, तो उसका सही जो इतनी सारा लिस्ट ऑफ जो कोड रहता है ना, जो क्या कोड टाइप करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। सो उस जगह पे लिनक्स के अंदर में क्या है, सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग पॉसिबल है लिनक्स की तरफ से भी और ओपन वर्ल्ड की तरफ से भी। लाइक वर्ल्ड में कोई भी अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्सक्रिप्शन लेके लिनक्स को यूज करता है, और अगर वो फील करता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यहाँ पे फीचर्स है, ये फीचर्स को मैं एडिट करके या रिमूव करके मैं अपना कुछ फीचर्स डालूंगा और अपना कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट करके बनाऊंगा, तो उस जगह पे सेकंड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग का ऑप्शन उसको ये यूजर यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा, ठीक है। सो लिनक्स एक्चुअली फ्री ओएस है, इसके लिए कुछ पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जस्ट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसका फीचर्स अगर कुछ एडिशनल सर्वर्स में यूज करो लार्ज नंबर ऑफ यूजर के साथ में, देन यू हैव टू पे समथिंग, जस्ट सब्सक्रिप्शन होगा इसका, बट माइक्रोसॉफ्ट जैसा अमाउंट नहीं होगा, ठीक है। वो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो इस जगह पे लिनक्स का और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में अगर कंपेरिजन करो प्राइस अगर फीचर्स में, सो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। प्राइसिंग में भी कम है, और फीचर जो आज यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट ये तुम्हारा लिनक्स, उस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट वो तुम्हारा 5 साल या 10 साल बाद ही वो फीचर्स यूज करेगा, ठीक है। सो अभी माइक्रोसॉफ्ट भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा स्टफ लॉन्च कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो मतलब उसके पास में फीचर्स नहीं है, फीचर्स है, ओके। बट उस जगह पे होता क्या है, फीचर्स है, पर उसके पास में होता क्या है कि उतना एज कम्पेयर टू अगर मैं लिनक्स से कंपेयर करूँ तो उतना ज्यादा फीचर्स नहीं है जितना लिनक्स में है, ठीक है। और ये RHCS से जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, ये जो RHEL 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, ये स्पेसिकली डिजाइन किया गया है तुम्हारा क्लाउड सर्विस के लिए। अगर मान लो किसी को AWS सर्विस वगैरह यूज करना हुआ, सो क्लाउड सर्विस में जो बहुत ही किंग है AWS, अभी माइक्रोसॉफ्ट अपना भी क्लाउड बना लिया है, सो उस जगह पे तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का नाम है एज्योर, ठीक है। सो उस जगह पे वो भी है, बट AWS का फीचर्स का बात अलग है, वो सबसे पहले मार्केट में है। और AWS तुम्हारा लिनक्स के साथ कंपेटेबल है, वो तुम लिनक्स के साथ में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं ये सर्कलिंग हटा देता हूँ। उसके बाद /SRV, ये सर ये डायरेक्टरी का क्या काम है, चलो देखते हैं इसको भी। इट कंटेन लिनक्स सर्वर रिलेटेड फाइल्स एंड डेटा विच सर्विस इज रनिंग बाय द लिनक्स सर्वर। इसका मतलब यही है कि ये /SRV जो मेरा पेरेंट डायरेक्टरी है, अगर मान लो लिनक्स सर्वर कल होके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल तो करेंगे ही और लिनक्स सर्वर बनाएंगे भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पे, उसका जो रिलेटेड फाइल्स वगैरह डेटा वगैरह जो होगा वो कोई यूजर अकाउंट के अंदर पे नहीं होगा, ठीक है। वो किसके अंदर पे होगा, तुम्हारा ये SRV फोल्डर के अंदर पे होगा, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर पे। उसको सिर्फ रूट यूजर एक्सेस कर पाएगा और कोई यूजर नहीं। और ये विच इज रनिंग बाय दी लिनक्स सर्वर, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसका सर्वर रिलेटेड जो भी फाइल वगैरह होगा, बोर्डिंग वगैरह बोलो या कुछ भी बोलो, तो उस जगह पे इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, /boot।
सो ये स्लैश बूट जो है, it contains booting related files of Linux machine which is required to load the Linux OS properly. ठीक है, बूटिंग फाइल हम लोग सभी जानते हैं, लाइक अगर कोई मशीन स्टार्ट होता है, लाइक और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिनक्स पढ़ लें तो लिनक्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है, विंडोज भी ले सकते हो, बट यहाँ लिनक्स एक्सप्लेन करता हूँ फिलहाल। सो उस जगह पे अगर लिनक्स मशीन तुम्हारा जब स्टार्ट हो रहा है तो वो बूटिंग एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वे में हो, जैसा कि सारा फीचर्स वो प्रोवाइड कर सके, जिसके थ्रू से तुम लोग सर्विस एक्सेस कर पाओ एंड लॉग इन कर पाओ। सो उसके लिए जो बूटिंग का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो स्लैश बूट के अंदर डाला हुआ है, ये पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको देख लेना। सो बेसिकली आज हम लोग यही तुम्हारा डायरेक्टरी लेवल में हम लोग यही आज डिस्कशन था हम लोग का, जो ये सारा डायरेक्टरी को हम लोग फिजिकली भी तुम्हारा मशीन में जाके एक्सेस करके दिखाया कि ये सारा डायरेक्टरीज कहाँ है कहाँ नहीं है, एंड इसके डायरेक्टरी लेवल हायरार्की भी हम लोग देखे इस इमेज में। हायरार्की मतलब किसके बाद कौन है, ये वाला इमेज, ठीक है, एंड ये इमेज के थ्रू से भी हम लोग समझे कि क्या है क्या नहीं है। एंड एडवांस लेवल के लिए हम लोग लिनक्स मशीन में ग्राफिकली भी समझे थे, ठीक है, और फाइल सिस्टम वगैरह भी हम लोग यहाँ पे उसका कलर का मीनिंग भी समझे। तो यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक डायरेक्टरी का इन्फो तो निकल गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जो बियॉन्ड प्रैक्टिकल है वो सब हम लोग करेंगे।